हाँ, अगर तू ना होता तो हमारी कहानी खत्म हो जाती। मेरा ख्याल है पोगास कि अब तुम्हारे लिए इस पूरे इलाके में कोई खतरा बाकी नहीं रहा। मेरा मिशन यही था कि मैं नेमून से तुम्हें निजात दिला दूं। तो आज मेरा मिशन मुकम्मल हुआ। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग मुझे कुछ अरसा सुकून से गुजारने का मौका दो। हम तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे। पोगास ने जवाब दिया। तब प्रोफेसर मैंने अपने लिए एक अलग थलग मकान तामीर करवाया जो एक पुराने और इंतहाई चौड़े दरख्त की शाख पर बना हुआ था। पोगास ने उसकी खूबसूरत तामीर में जबरदस्त दिलचस्पी का मुजाहरा किया था और जब मकान तामीर हो गया तो मैंने उसे देखा और बहुत पसंद किया। पोगास ने उसे ज़रूरियात जिंदगी की सारी चीजों से आरास्ता कर दिया था। अब मैं था और मेरी पसंदीदा शैमूना। दिन रात वो मेरी मोहब्बत की रो में डूबी रहती। अलबत्ता रात के आखिरी पहर में जब वो सो जाती तो मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर सितारों से गुफ्तगू करता। मेरे दोस्त अब भी मेरे ऊपर मेहरबान थे। वो इनसे राब्ता मुनक़ता हुए तवील अरसा गुजर गया था। मैंने सितारों की मदद से एक नक्शा तरतीब लिया। सितारों ने मेरी रहनुमाई की और फिर नक्शा तरतीब देने के बाद मैंने उस उम्र की कहानी कलमबंद की। बड़ा ही अरसा लग गया था मुझे। पोगास बूढ़ा हो गया, शमूना की कमसिनी रुखसत हो गई और अब वो इस कदर तरोताजा औरत न थी। उसके सर में चांदी के तार चमकने लगे। लेकिन मेरी जवानी को कौन सा रोग लग सकता था। अब अक्सर रातों को शमूना मुझसे पहलू तही करती थी। वो कहती थी कि उसके जज्बात मुर्दा हो गए। मैं जानता था कि वो मेरा तवील अरसा तक साथ न दे सकेगी। पोगास की बस्ती अब बहुत दूर तक फैल गई थी। इस हसीन बस्ती को देखकर मुझे खुशी होती थी। मेरे सामने पैदा होने वाले बच्चे भी अब बच्चों के बाप बन गए थे। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात तरतीब दे लिया गया था। पोगास की नस्ल मुदब्बिरों की नस्ल थी। वही बस्ती के फैसले करते थे। तब मैंने अपने दोस्तों से एक बड़ी किश्ती तैयार करने के लिए कहा और मेरे इशारे की तकमील न होती। मेरी हैसियत एक मुकद्दस देवता की सी थी। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज तामील के लिए होते थे, सोचने के लिए नहीं। चुनाचे बेशुमार जवान किश्ती की तैयारी में मसरूफ हो गए और पोगास की नस्ल बेहद ज़हीन थी। ऐसी खूबसूरत और इतनी मजबूत किश्ती बनाई उन्होंने कि देखने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन बूढ़े पोगास को इस किश्ती की तैयारी पर तशवीश थी और बिलाखिर जुर्रत करके वो एक रोज मेरे पास पहुंच गया। उसने मेरी ताज़ीम की और फिर बोला, क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ आशौले? जरूर पूछ। पोगास क्या पूछना चाहता है? तूने जवानों को एक किश्ती बनाने का हुक्म दिया है। हाँ, ये ठीक है। ये किश्ती क्यों तैयार हो रही है? कौन इससे सफर करेगा? कहाँ जाएगा? मैं उससे सफर करूंगा पोगास और नए जहानों की तलाश में जाऊंगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे दरमियान मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मैं यहाँ रहकर सिर्फ आराम कर रहा हूँ। अब मैं सफर करूंगा, दुनिया के कुछ और हिस्से देखूंगा। दुनिया बहुत वसी है आशौले। उसने लरजती आवाज में कहा। हमें छोड़ देगा आशौले? हाँ, इस तरह जिस तरह तुमसे पहले बहुत सू को छोड़ चुका हूँ। सुनो पोगास, मेरी तरफ निगाह दौड़ाओ। क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई तब्दीली नजर आती है? क्या मैं इस वक्त से मुख्तलिफ हूं जिस वक्त तुमने मुझे पहली बार देखा था? हाँ पोगास, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सदियों से इस हालत में हूँ। मेरी आंखों ने जमीन की न जाने कितनी तब्दीलियां देखी हैं। मैं मुतहर्रिक हूँ, या मैंने काफी वक्त गुजारा है। अब मैं नए जहानों की सैर करना चाहता हूँ। तुम्हारी बस्ती अब बहुत मजबूत हो चुकी है। अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं। मुझे इजाजत थे आशौले। हम तेरे लिए रोएंगे, हम तुझे याद करेंगे। पोगास ने रोते हुए कहा। तुम अपने लोगों में रहो पोगास, मुझे जाना ही है। मैंने आखिरी जवाब दिया। बिलाखिर यह खबर पूरी बस्ती में फैल गई। लोग जोक दर जोक मेरे पास आने लगे। मजबूरन मुझे उनसे कहना पड़ा कि मुझे रोकने की कोशिश करने कोई ना आए। इस हंगामे की वजह से मैंने रवानगी का इरादा कुछ और पहले कर लिया। किश्ती तैयार हो चुकी थी। मेरी हदायत पर इसे जरूरियात जिंदगी से लाद दिया गया। तब मैंने उस आखिरी दिन का ऐलान कर दिया जब मुझे रवाना होना था। वो रोज पूरी बस्ती के सोग का दिन था। बस्ती के लोगों ने घरों में रोशनी नहीं की, लेकिन मैं इनके लिए महदूद तो नहीं हो सकता था। मैंने इनसे माजरत की और बिलाखिर किश्ती में सवार हो गया। बूढ़ी मलका शमूना मेरे साथ थी। इस बेचारी को मैं कहाँ छोड़ जाता। चुनाचे लंबी चौड़ी किश्ती ने साहिल छोड़ दिया। पोगास की पूरी बस्ती साहिल पर जमा थी। वो सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। शोर की आवाज दूर तक मेरे कानों में आती रही। शमूना भी कश्ती के एक हिस्से में खड़ी दूर होते हुए इंसानों को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू रवा थे। तब मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। तो गमजदा है शमूना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं इन मोहब्बत करने वालों के लिए रो रही हूँ। बेशक वो उम्दा लोग थे, लेकिन एक न एक दिन इनसे जुदा होना था। आशौले, शमूना ने आहिस्ता से कहा। क्या बात है? मैंने पूछा। तो मुझे इन लोगों के पास ही छोड़ देता। ओह, तूने पहले इसका इजहार नहीं किया शमूना, वरना मैं तुझे तेरी सरजमीन से जुदा करने की कोशिश न करता। क्या तू इन लोगों के दरमियान रहना चाहती है? क्या मैं किश्ती वापस साहिल की जानिब मोड़ लूं? नहीं आशौले, मुझे ना इस सरजमीन से इश्क है और ना मैं तुझसे अलग इन लोगों में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं कब तक तेरा साथ दे सकूंगी। मैं तुझसे मुख्तलिफ हूँ। तो अभी तक इसी तरह जवान है और जैसा कि तू कहता है जवान रहेगा। मेरे जिस्म पर इन्हितात तारीख है। मैं अब खुद को तेरे काबिल नहीं पाती। फिर भी मैं तुझे चाहता हूँ शमूना। तू जब तक जिंदा है मेरे साथ रहेगी।
फिक्र न कर, तू मेरी मोहब्बत में कमी ना पाएगी। मैंने जवाब दिया और वो गहरी सांस लेकर खामोश होगी। किश्ती अब खुले समंदर में निकल आई थी। मुझे सितारों के बताए हुए रास्ते पर ले जा रहा था। मेरी मुसाफत कितनी थी इसके बारे में मुझे मालूम न था। इस तवील अरसे में मेरा राब्ता बहुत सी चीजों से मुनक़ता हो गया था। मैंने तारीख से रिश्ता तोड़ लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि मिस्र पर अब कौन हुक्मरान है। दुनिया किस कदर आगे बढ़ चुकी है। इंसान ने कौन कौन से अलूम सीख ली हैं। मुझे अब ऐसे जहानों की तलाश थी जहां इंसान तहजीब की कई सीढ़ियां चढ़ चुका, जहां के लोग बहुत आगे बढ़ गए हों। और मेरी किश्ती समंदर के सीने पर रवां दवां थी। सूरज चांद सरों से गुजरते रहे। वक्त तेजी से मनाजिल तय कर रहा था और जमीन न जाने कहां थी। जमीन का कोई नामो निशान न था। फिर एक रात तेज हवाओं ने किश्ती को देख लिया। वो उसे कोई खूबसूरत खिलौना समझकर इससे खेलने लगी। समंदर की मौजें भी इस खेल में इनके साथ शरीक हो गई। इन नासमझों को नहीं मालूम था कि दो इंसान इनके इस खेल से कौन सी मुसीबतों का शिकार हो गए। खूबसूरत खिलौना उनके खेल की ताब न लाकर पाश पाश भी हो सकता है। समंदर की कोई मौज किश्ती को सर पर रखकर इस तेजी से दौड़ती कि आन में कहीं से कहीं निकल जाती। दूसरी मौजें इसके पीछे लपकती, लेकिन फिर सामने की तरफ से कोई तीसरी मौज किश्ती छीन ली थी और कोई दूसरी समत इख्तियार करती। मैंने किश्ती के मस्तोल पकड़ रखे थे, लेकिन शमूना की बुरी हालत थी। वो कई बार उछल उछल कर गिर रही थी और सख्त जख्मी हो गई थी। किश्ती की हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी। मैंने शमूना को बमुश्किल अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो बुरी तरह मुझसे चिमट के उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। लेकिन हवाओं का खेल इतना शदीद था कि किश्ती को जरा भी करार नहीं था। मैं शमूना के लिए कुछ भी नहीं कर सका था और बदस्तूर मुझसे लिपटी हुई खून बह रही थी। फिर हवाओं की मां ने इन्हें आवाज दी और वो कान दबाए रुखसत होगी। समंदर की मौजों को चूंकि कोई खेलने वाला साथी नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने भी मुंह छुपा लिया और किश्ती तबाहाल किश्ती समंदर से चाकी उसके सीने पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगी। तब मैंने शमूना की हालत पर गौर किया। उसके बदन से काफी खून बह गया था और वो बेहोशी की हालत में थी। मैं उसे दोनों हाथों पर उठाए किसी ऐसी जगह ले चला जहां उसके जख्मों की देखभाल कर सकूं, लेकिन पूरी किश्ती में ऐसी कोई जगह ना मिली थी। बहरहाल उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करना जरूरी था। मैं अपनी सी तदबीरें करने लगा, लेकिन खून का नेमुल बदल कुछ ना था और जिस कदर खून बह गया था और वो मैं इसके जिस्म को वापस नहीं कर सकता था। मैंने शमूना की लाश समंदर के हवाले कर दी और थका थका सा एक तरफ बैठ गया। किसी लहरों पर हचकोले लेती हुई आगे बढ़ रही थी और मैं उदास बैठा हुआ था। और फिर मुझे उस उदासी पर हंसी आ गई। एक औरत, सिर्फ एक औरत के लिए मैं उदास था। हालांकि मेरी जिंदगी वो तुम्हारे सामने है प्रोफेसर। और मैंने अपने ज़हन से शमूना झटक दी और माहौल में दिलचस्पी लेने लगा। समंदर की लहरें मुझे कहाँ ले जा रही हैं, क्या चाहती हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, इन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। शायद ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। और अचानक मेरे ज़हन में एक नया ख्याल आया, एक अनोखा ख्याल। क्यों ना मैं कुछ अरसा के लिए सोने की कोशिश करूं, मखसूस अंदाज में नहीं, तजुर्बाती तौर पर। इस तरह मेरे ज़हन पर सवार बोझ भी उतर जाएगा और मैं ताज़ा दम हो जाऊंगा। लेकिन तवील नींद के लिए मैं अपनी मखसूस सरजमीन पर जाने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि इस बार और तजर्बा चाहता था। और ये ख्याल मेरे ज़हन में इस अंदाज में मुसल्लत हुआ कि मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने असासा चमड़े के मजबूत टुकड़ों में मुंतकिल किया और इन टुकड़ों को मजबूती से अपने सीने पर बांध कर मुतमईन हो गया। किश्ती की बकिया चीजें मैंने जूं की तूं रहने दी थी और फिर उसी रात मैंने अपने दोस्त सितारों को अलविदा कहा और समंदर के सीने में उतर गया। पानी की नींद का तजर्बा मैंने इस तवील जिंदगी में पहली बार किया था। समंदर की मखसूस गहराइयों में पहुंचने के बाद मैंने दिमाग को ख्यालात से आजाद कर दिया, अपने आज़ा को हरकत से महरूम कर दिया, अपने जिस्म के हर उस जुम्बश को रोक दिया जो जिंदगी को तहरीक देती है और आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर नींद मुसल्लत होगी। पुरसरूर नींद। मैं इस आलम से बेखबर हो गया और वक्त की हवा ने मौसाल के बहुत से औराक उलटती है। मैं सोता रहा, गहरी नींद, खूब गहरी नींद। लेकिन ये नींद इस तवील नींद से मुख्तलिफ थी जो मैं सिर्फ अपनी वादी में सोता था। बिलाखिर मुझे घुटन का एहसास हुआ और आंखें खुल गईं। ज़हन सो रहा था। आंखों के एहसास शीशे बहुत से अक्स मुंतकिल कर रहे थे। रंगीन रोशनियां मेरी चारों तरफ गर्दिश कर रही थी, लेकिन खुली हवा न थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बेदार हुआ। तब मैंने अपने बारे में सोचा। हाँ, मैंने समंदर की नींद अपनाई थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया था, लेकिन ये रोशनियां क्या, मेरा जिस्म समंदर की आगोश में नहीं है? रोशनियों का ये बंद कला समंदर के सीने में तो नहीं हो सकता। ये कौन सी जगह है? मैंने आंखें पूरी तरह खोल दी, हाथ फैलाकर इन दीवारों को टटोला जिनमें मैं महबूस था। बड़ी तंग जगह थी, चारों तरफ से बंद संदूक की मानद, लेकिन इस संदूक में सुराख थे, एक ही साइज के, बिल्कुल शहद के छत्ते की मानद। फर्क सिर्फ इतना था कि इन सुराखों में निगाहों को खेरा करने वाली रोशनियां थी, चमकदार रोशनियां। क्या है ये सब? मैंने ताज्जुब से सोचा और अचानक मैं चौंक पड़ा। सदफों में एक तस्वीर उभर आई थी, एक हसीन तस्वीर, दिल मोह लेने वाली तस्वीर। प्रोफेसर, ऐसे सुबक, ऐसे हसीन नकूश के बस देखते रह जाओ। लेकिन हैरत, सारे सुराखों से वही शक्ल नजर आ रही थी, कहीं सब्ज, कहीं सुर्ख, कहीं फिरोजी, कहीं दोहरे रंग की। मैंने इस कैद खाने में उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर उसकी छत से टकरा गया।
और इसके साथ ही मैंने एक सुरीली चीख सुनी और हसीन तस्वीर गायब होगी। हैरत मेरे ज़हन ने गर्दान की, ये कौन सा अल्म खाना है, ये कौन सी जगह है जहां मैं कैद हूं। सुरीली चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैं जल्दबाजी से काम नहीं लिया। यह अंदाजा हो गया था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है, जो कोई है खूबसूरत है। चुनाचे में लेटा रहा। मैंने आंखें बंद करके सोचा, मुमकिन है लड़की मुझे देखकर खौफजदा हो गई हो, मुमकिन है वो मेरी खुली हुई आंखें देखकर खौफजदा हो गई हो। इससे कबल मेरी हालत देखकर उसने मुझे मुर्दा समझा हो। यकीनन यही बात है, लेकिन जगह कौन सी है? समंदर तो नहीं हो सकता। यह अजीबोगरीब शय क्या है जिसमें मैं बंद हूँ? मैंने उंगलियों से टटोल कर इस हैरत अंगेज कैद खाने को देखा। पत्थर की तरह सख्त, शीशे की तरह शफाफ और ये रंगीन चमक। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी बनबनाहट गूंजी। इंसानी आवाजें थीं और फिर सुराखों से बेशुमार चेहरे नजर आए। सिर्फ चेहरे, इंतहाई हैरत अंगेज। एक एक सुराख में बेशुमार चेहरे थे, बहुत से यकसा, बहुत से मुख्तलिफ। तब अचानक मुझे अपने जिस्म में जुम्बश महसूस हुई और चेहरा गायब हो गए, लेकिन मनाजर बदल रहे थे। अजीब अजीब चीजें नजर आ रही थी। न जाने ये सब क्या था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और ये मेरी तवील तरीन जिंदगी का सबसे हैरत खेज बाब है प्रोफेसर। जो कुछ मैं बता रहा हूँ शायद तुम इस पर यकीन न करो, लेकिन तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा एक एक लफ्ज दुरुस्त है। जिस वाक़या का चाहो सबूत ले दो। मेरा जिस्म हवाओं में तैरता रहा, कभी कुछ और कभी कुछ। तब मेरी निगाहों ने एक हसीन मंजर देखा। बड़ी खूबसूरत जगह थी। दरो दीवार से कोसों कज़ात चलक रही थी। बड़े ही हसीन और चमकदार रंग थे। ज़ेन और दिल पर एक अजीब सा सरूर तारी हो जाता था। आंखों की कनों की ठंडक का एहसास होता था। मेरा मुतहर्रिक कैद खाना एक खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और फिर मुझे किसी जगह रख दिया गया। फिर वही बेशुमार चेहरे मेरी निगाहों के सामने आ गए। बारीक बारीक बनबनाहटें मेरे कानों में गूंजने लगी। तब अचानक खामोशी छा गई और सिर्फ एक आवाज गूंजी, अनोखी सी आवाज थी, लेकिन बड़ी ही शीरीं, बड़ी ही दिलकश। और मैंने अपनी ज़हनी कुव्वतों को आवाज दी। मैं इस आवाज को जानने की कोशिश करने लगा। और प्रोफेसर, इसे समझने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। मैं तो दुनिया की हर आवाज से वाकिफ था। आवाज के जरिए ख्यालात और दूसरे को मुंतकिल करने का अमल मेरे सामने ही शुरू हुआ था। जुबान की जुम्बशों को जरिया इजहार मेरे सामने बनाया गया था। फिर मैं जुबानों को क्यों न समझता। हर शय की एक आवाज होती है। खुरदरी, जमीन पर हवा के जरिया मुंतशिर होकर घिसटने वाले सूखे पत्तों की चीखें भी तुमने सुनी होगी। क्या ये चीखें बेजान होती हैं? क्या ये आवाजें बेमानी होती हैं? अगर तुम्हारा भी यही ख्याल है तो तुम भी आम इंसानों की तरह नावाकिफ शख्स हो प्रोफेसर। हर शय की आवाज होती है, हर आवाज का एक मफहूम होता है। सो मैं आवाजों के मफहूम समझने का माहिर हूँ। शायद पूरी दुनिया में इन आवाजों का वाकिफकार मेरे जैसा दूसरा ना होगा। तो बात इस अकेली आवाज की थी जो बाद में आई थी। मैंने उसे समझने की कोशिश की और क्या वजह थी कि मैं उसे ना समझता। शीरीं आवाज कह रही थी, तुम्हारी आंखों को धोखा भी हो सकता है रज। नहीं मलका, मैंने जो कुछ देखा था बहालते होश देखा था। ये दूसरी आवाज थी। कैसे मुमकिन है भला, ये कैसे मुमकिन है? पहली आवाज उभरी। मैंने सच अर्ज किया है मलका, लाओ इसे मेरे और करीब लाओ, पहली आवाज ने कहा। और कई चेहरे मुझ पर झुक पड़े। एक बार फिर मेरा जिस्म हवाओं पर था और तब मेरी निगाहों में एक हसीन चेहरा उभरा। यह चेहरा भी काफी खूबसूरत था, लेकिन उम्र ज्यादा मालूम होती थी। इसकी पेशानी पर चमकदार पत्थरों की माला सजी हुई थी और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं जिस पोजीशन में था इसमें सिर्फ उनके चेहरे ही नजर आ रहे थे, बाकी जिस्म मेरी निगाहों से ओझल थे। तब मलका शायद उठी। उसने झुककर मेरा चेहरा देखा और मैं मुस्कुरा दिया। मलका एकदम पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश नुमाया थे। अरे ये तो हमारी तरह मुस्कुराता है, वो ताज्जुब से बोली। और इसके नकूश भी हमारे जैसे ही है, दूसरी औरत ने कहा। लेकिन बाकी जिस्म? तीसरी ने तबसरा किया और मैंने बौखलाकर अपना जिस्म टटोला। क्या हो गया मेरे जिस्म को? कैसा नजर आ रहा है वो इन लोगों को? लेकिन मेरा जिस्म ठीक ठाक था, इसमें कोई तब्दीली नहीं थी। तब मैंने हैरानी से उनकी शक्लें देखी और अब मुझे उकताहट होने लगी। मैं इस तरह लेटे लेटे तंग आ गया था। मैंने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और पूरी कुव्वत से अपने ताबूत की दीवारों पर मारी। छन छन की आवाजें उभरी और ताबूत टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत सी सुरीली चीखें उभरे और भगदड़ मच गई। मैं उछलकर खड़ा हो गया था, लेकिन खड़े होकर मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। वो बिंतुल बहर थीं। उनके ऊपरी जिस्म पुरशबाब दोशीज़ाओं के से थे, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा मछली का था। वो आधे बदन से रेंगती थी। इनके हाथों की जगह मजबूत पंख लगे हुए थे, जिनसे वो हाथों का काम लेती थी। इनके चेहरे बेहद हसीन थे, लेकिन मैंने हैरत और मायूसी से उन्हें देखा। खौफजदा लड़कियां चारों तरफ भागती फिर रही थी, लेकिन मलका इस तरह बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश जरूर थे, लेकिन वो खौफजदा नहीं मालूम होती थी। तुम क्या हो, इंसान? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वो मुझे अपनी मानद बोलते देखकर हैरान हो गई। इंसान क्या होता है? जैसा मैं हूं, मैंने जवाब दिया। तुम समंदर के कौन से हिस्से में रहती हो? तुमने मुझे कहां से हासिल किया? मैंने उल्टा उससे सवाल किया। मैंने नहीं, मेरे साथियों ने तुम्हें समंदर से निकाला, मगर तुम तो मुर्दा थे, वो बोली। खैर मैं जो कुछ था, लेकिन तुम मुझे इस जगह के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं, वो अजीब से अंदाज में बोली और फिर वो एकदम चौंक पड़ी। उसे अब एहसास हुआ था
कि एक अजनबी समुद्री मखलूक इससे इसकी मानित गुफ्तगू कर रही है। वो नागन की तरह पलटी और फिर अपने जिस्म को अजीब अंदाज से घसीटती हुई एक तरफ दौड़ गई। वो एक सुराख में घुस गई थी। अरे मैं चौंक पड़ा, लेकिन वो काफी तेजी से गई थी, इसलिए मैं उसे ना रोक सका। तब मैंने उस पुरस्कार जगह को देखा और मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गई। अगर मेरी निगाहें धोखा नहीं खा रही थी तो मैं इस वक्त एक समुद्री सीप में मौजूद था। हाँ, वो सीप ही थी, खूबसूरत चमकदार, जिस खोल में बंद था वो भी एक सीप थी जिसमें बारीक बारीक सुराख थे। अंदर से यह खोल इस कदर चमकता था कि रोशनी महसूस होती थी। यह सीप जिसमें मैं मौजूद था एक महल की सी हैसियत रखती थी। वो तख्त जिस पर मलका बैठी हुई थी एक आबदार मोती था जो शायद इस सीप में पैदा हुआ हो। क्या मैं समंदर के नीचे ही हूं, मैंने सोचा, और फिर मैंने ज़हन को मुजतमा किया। अब मैं इस जगह के बारे में सही तौर पर अंदाजा लगाना चाहता था। मैंने पिछले वाकयात पर गौर किया, इस अनोखी मखलूक के बारे में सोचा। सीप की दुनिया की यह हसीन मखलूक मेरे लिए बेकार थी। मैं इनके दरमियान नहीं रह सकता था, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। चुनाचे मैंने फैसला किया कि इनके साथ नर्म रवैया रखूंगा और नरमी ही से इनकी यह हसीन दुनिया देखूंगा। मैं सीप की इस मोती पर जा बैठा जहां मलका बैठी हुई थी। वैसे यह हसीन सीप महल मुझे बेहद पसंद आया था। इंतहाई खूबसूरत जगह थी। इन सुराखों से शायद दूसरी समत जाने का रास्ता था, लेकिन सुराख इतने छोटे थे कि मैं इनसे अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अलबत्ता मैं इन सुराखों को तोड़कर बड़ा कर सकता था, लेकिन इस हसीन महल को मैं क्यों ताराश कर लूं, मैंने सोचा। मैं इंतजार करता रहा। सुराखों की दूसरी तरफ से समंदर की हसीन लेकिन अजीब मखलूक मुझे झांक रही थी। मैं भी खामोशी से इंतजार करता रहा। काफी देर गुजर गई। मेरी इस खामोशी से शायद उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर एक सुराख से वही लड़की अंदर दाखिल हुई जिसकी शक्ल मैंने पहली बार देखी थी। उसके चेहरे पर भी खौफ के आसार थे। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। रज, मैंने उसके नाम से पुकारा और वो मजीद हैरान हो गई। अजीबो गरीब चाल से चलती हुई वो मेरे नजदीक आ गई। तुम मेरा नाम भी ले सकते हो ऐ समुद्री कीड़े, उसने कहा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों हो? इसलिए क्या मैं तुम्हारी खसूसियात नहीं मालूम? इससे कबल समंदर से कोई बोलने वाला कीड़ा हासिल नहीं किया क्या, जो हमारी तरह बोल भी सकता हो, जो हमारे जैसा चेहरा रखता हो? रज, मैंने फिर उसे उसके नाम से पुकारा। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इत्मीनान रखो। मुझसे बातें करो, मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। क्योंकि वो मेरी हैसियत से नावाकिफ थी। मैं तो उसके लिए अजूबा था, इसलिए मेरे एक एक लफ्ज पर वो सख्त हैरान और हैरत ज़दा रह गई। लेकिन मेरी गुफ्तगू से उसे किसी हद तक इत्मीनान हो गया था। चुनाचे उसका वो चौकन्नापन खत्म हो गया, जैसे वो मौका मिलते ही भाग पड़ेगी। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मेरे लिए आराम का बंदोबस्त करो, मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। तुम्हारी मलका मुझसे खौफजदा है, इसे समझाओ कि मैं इसके दुश्मनों में से नहीं हूं। रज के चेहरे पर सोच विचार के आसार नमूदार हो गए। फिर वे गहरी सांस लेकर पलटी और एक सुराख में दाखिल होगी। मुझे हंसी आ गई थी। इस बार वास्ता भी पड़ा तो किससे? यह हसीन मखलूक मेरे लिए बेकार थी। ना इससे इश्क किया जा सकता था, ना इसे प्यार किया जा सकता था। फिर भी एक तजर्बा ही सही। थोड़ी देर के बाद रज वापस आ गई। उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं उसके साथ चल पड़ा। हम एक गोल सुराख से बाहर निकल आए और रज मुझे लिए हुए चल पड़ी। नीचे खुरदरी जमीन थी। गालिबन ये कोई बड़ी समुद्री चट्टान थी जिसके अंदर ये पूरा कारखाना बना हुआ था। काफी रास्ता तय करने के बाद एक बड़े और तारीक दरवाजे के सामने रज रुक गई। इस दरवाजे से अंदर चले जाओ, यही तुम्हारी रहायशगाह है, उसने कहा। और तुम? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं दूसरे काम करूंगी। अपनी मलका को पैगाम दे दिया था? हाँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। ठीक है, मैं जल्द इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। इसे कहना मैं इसकी दुनिया में ज्यादा देर तक न रहूंगा। मैं कह दूंगी, वो आहिस्ता से बोली और मैंने तारीक दरवाजे से दूसरी तरफ कदम रख दिया। लेकिन यह क्या, मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़े थे। मैं गहराई में जा रहा था। मैंने दोनों हाथों से कुर्बो जवार में टटोला, लेकिन बेसूद। गहराइयां ज्यादा न थी। मैं पानी में जा पड़ा। जाहिर है यहाँ पानी के अलावा और क्या हो सकता था, लेकिन एक हैरत अंगेज बात हुई। पानी रोशन था। एक तरफ की दीवार पर बेशकीमत चमकदार पत्थर नस्ब थे जिनकी रोशनी बहुत तेज थी। बाकी समत तारीक चट्टानें थी। एक तरह से ये कुआं था जिसका एक रुख रोशन था। मेरी आंखें काम करने लगी। तब मैंने रोशन दीवार के दूसरी समत साए देखे और चंद साथ के बाद ये साए वाजे हो गए। वो जल परियां थी और दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी और इनके दरमियान इनकी मलका भी थी। मुझे गुस्सा आ गया तो इन्होंने मुझे पानी का कैदी बना दिया और यकीनन ये चालाकी मलका के हुक्म पर की गई थी। बेवकूफ मलका, चालाक जानवर, मैंने दिल में कहा और रोशन दीवार की तरफ बढ़ने लगा। सब दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गुस्सीले अंदाज में इन्हें घोंसा दिखाया और वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। तब मैंने सोचा मुमकिन है मुझे चमकदार दीवार पर बहुत ज्यादा ताकत सर्फ करनी पड़े, लेकिन बहरहाल मैं इसे तोड़ दूंगा। अगर ये कोई मजबूत चट्टान भी है तब भी मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने दीवार पर दोनों हाथ रखे, लेकिन कुछ जोर भी नहीं लगाने पाया था कि अचानक पुष्ट पर हलचल सुनाई दी और मैंने गर्दन घुमा कर देखा। मुझसे थोड़े फासले पर दो खौफनाक आंखें, दो बड़ी बड़ी आंखें
मेरी तरफ निकला थी। मैंने ताज्जुब से उस खौफनाक बला को देखा। मेरे पास कोई धार वाला हथियार नहीं था। ऐसे वक्त में मुझे अपना खांडा याद आया। काश मैं खांडा भी इस साथ लेकर आता। बहरहाल इस बारे में सोचना बेकार था। मैंने उस बला का जायजा लिया। उसका जिस्म तो ज्यादा बड़ा ना था, लेकिन पूरे जिस्म में बेशुमार लचकदार सूंडें निकली हुई थी, जो हाथी की सूंड के बराबर मोटी और मजबूत थी। और प्रोफेसर ये खौफनाक ऑक्टोपस था, जिसके बारे में जदीद जमाना अब अच्छी तरह जानता है। मैं इससे निपटने के लिए तैयार हो गया और इस बला ने किसी ताकतवर शिकारी की मानद मुझे अपनी एक सूंड से छुआ। समंदर का इफरीत सोच रहा होगा कि एक तरने वाला मिला है, मजे मजे से शिकार करके खाया जाए, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसका वास्ता किससे पड़ा है। और वह सूंड जो मुझे छूने के लिए आगे बढ़ी थी, वापस न जा सकी। मैंने उसे पकड़कर एक खौफनाक झटका दिया और ऑक्टोपस अपने भारी भरकम जिस्म के साथ खींचता चलाया और सफेद दीवार से आ टकराया। पानी में खौफनाक हलचल मच गई। उसने अपनी लंबी सूंड से काम लिया और मेरे जिस्म को जकड़ना शुरू कर दिया। जगह चूंकि बहुत बड़ी न थी, इसलिए उनके जद से न बच सका, लेकिन मैं भी दीवाना हो गया था। मुझे शदीद गुस्सा आ गया था और मैंने दीवानगी में ऑक्टोपस की एक सूंड पकड़ी और उसे जड़ के करीब से ऐसा खौफनाक झटका दिया कि गोश्त के अजीम तोदे को साथ लिए हुए वो सूंड ऑक्टोपस के जिस्म से जुदा होगी। ऑक्टोपस के साथ उससे कबल कभी ऐसा न हुआ था। रबड़ की तरह लचकदार सूंड के टूटने का सवाल ही पैदा न होता था, हाँ, जब तक उसे तोड़ने वाला न हो। उसने शदीद कर्ब ख्याल में मेरे जिस्म को छोड़ दिया और पानी में बैठने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी सोचा कि जाता कहाँ है अहमक, मुमकिन है कोई दूसरा तेरी कुव्वत खत्म करने वाला दोबारा तुझे ना मिल सके, और फिर इन बेवकूफ औरतों के लिए मैं और तो ना सही इस वक्त सामान्य तफरीह ही मुहैया कर दूं, ये भी क्या याद करेंगी। चुनाचे मैंने उसकी सूंड पकड़ ली। ऑक्टोपस ने चिल्लाकर इस बार भी मेरे जिस्म से सूंडें लपेटी और इस जोर से मुझे दबाया प्रोफेसर कि अगर बरगद का दरख्त भी होता तो उसके तने में गड़े पड़ जाते। अपने तनिस्त में उसने मुझे पीस कर रख दिया था और ये उस शदीद तकलीफ का रद्द अमल था जो उसे हो रही थी।